हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आपके हिस्ट्री का। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है चोला किंगडम। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और किस प्रकार से चोला एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, या कौन कौन इसके राजा हुए थे, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था। वो सारी जो बातें हैं वो हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। ओके। द चोलाज रूल ओवर द ओरियोर इन तमिलनाडु। जो चोलास थे वो शासन कर रहे थे ओरियोर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। दे वर नोन एज, उनको जाना जाता था उनके सिस्टम के लिए ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड, और उनका जो साम्राज्य था वो डिवाइड था कई मंडलम्स के अंदर। मंडलम हम कहते हैं प्रोविंसेस को। दीज मंडलम्स वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वलनाडु, और ये जो मंडलम्स थे उसके बाद इनको वलनाडु के अंदर डिवाइड कर दिया गया था। वलनाडु बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट को, और उसके बाद नाडु मीन्स होता है विलेजेस। अ ग्रुप ऑफ विलेजेस टुगेदर कॉल्ड द नाडु। जब बहुत सारे जो विलेजेस एक साथ मिल जाते हैं तो उनको नाडु कहा जाता है, और जो बहुत सारे नाडुज जब एक साथ हो जाते हैं तो उनको वलनाडु कहा जाता है। तो यानी कि मैंने अभी आपसे कहा था कि नाडु विलेज हो गया जब विलेजेस मिल जाते हैं, और विलेजेस जब बहुत सारे विलेजेस एक हो जाते हैं तो वो वलनाडु यानी डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। तो इस तरह से जो प्रोविंसेस था इनका बटा हुआ था। सबसे पहले आते थे मंडलम के अंडर में होते थे वलनाडु के नीचे होते थे नाडु सबसे छोटी यूनिट थी। ईच विलेजेस हैड 2 असेंबलीज। हर विलेज के अंदर 2 असेंबलीज हुआ करती थी। एक होता था उर और दूसरी होती थी सभा। उर के अंदर नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी, उनमें नॉन ब्राह्मण्स इंक्लूड होते थे, और बाकी सभा के अंदर ब्राह्मण्स होते थे। ब्राह्मण्स की जो असेंबली थी उसको सभा कहा जाता था। द उर कंप्राइज ऑफ ऑल पीपल। उर के अंदर वो सभी लोग आते थे जिनकी अपनी जमीनें हुआ करती थी, और सभा के अंदर ब्राह्मण्स आते थे गांव के। इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम उत्तर मयूर, और जो इंस्क्रिप्शन है वो मिला है उत्तर मयूर से छिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, दैट सजेस्ट दैट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। जिन्होंने सजेस्ट किया था कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे फॉर द विलेज काउंसिल के लिए। द विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 30 वार्ड्स। जो विलेज था वो 30 वार्ड्स के अंदर बटा हुआ था, और हर वार्ड से जो लोग थे उनके नाम लिखे जा रहे थे एक एलिजिबल कैंडिडेट का, और टू बी सेलेक्टेड फॉर कमिटीज के, जिससे कि वो कमिटी वर्क के लिए उनको सेलेक्ट किया जा सके। ऑन द पाम लीफ पर उनके नाम लिखे जाते थे। ऑल दीज टिकट्स ऑफ पाम, और ये जो लिखे हुए नाम थे उनको टिकट्स कहा जाता है, टिकट्स ऑफ पाम लीव्स वर। और फिर उसके बाद ये जो पाम लीव्स के जो टिकट थे उनको एक अर्थन पॉट के अंदर डाल दिया जाता था, यानी कि घड़े में। फिर एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था और उससे कहा जाता था कि इसमें से टिकट्स निकाले एक एक करके फॉर ईच कमेटी, हर कमेटी के लिए। तो दीज कमिटीज लुक आफ्टर द वेरियस अफेयर्स, और ये जो कमिटीज थी वो अलग अलग काम का लुक आफ्टर किया करती थी, या वर्क को देखा करती थी ऑफ द विलेज। जैसे कि जमीन को नापना, मेजरिंग ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन के अंडर में, खेती के अंडर में, एंड कैलकुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, कैलकुलेट करना या कलेक्शन करना टैक्सेस का, एंड बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ द वाटर टैंक्स, या बिल्डिंग बनाना वाटर टैंक्स को या उसको रिपेयर कराना, एंड इरिगेशन कैनल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, या इरिगेशन कैनल्स को बनाना या रोड की मेंटेनेंस करना, टेम्पल्स को बनाना, या सेटलिंग डिस्प्यूट या डिस्प्यूट्स को सेटल करना। तो ये अलग अलग काम थे जो कि इस कमेटी को करना होता था, और इस कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको चुना जाता था। और चुनने का प्रोसेस आपको बताया था कि वो पाम लीव्स पर उनके नाम लिखा करते थे और अर्थन पॉट में डालते थे, और छोटे से बच्चे से बोलते थे कि इसमें से एक एक करके नाम, एक एक करके लीव निकालो। तो इससे क्या था, वो लोग उनके जो मेंबर्स थे उनको चूज कर रहे थे। रिच पीजेंट ऑफ वल्ला कास्ट, जो रिच पीजेंट थे यानी रिच जो किसान थे, अमीर वल्ला कास्ट से, वो उनका सबसे ज्यादा वो पावरफुल होते थे, और उनका कंट्रोल हुआ करता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर चोला गवर्नमेंट के दौरान, या चोला गवर्नमेंट के अंडर में। द चोला किंग अवॉर्डेड दैम, जो चोला के राजा हुआ करते थे वो
उनको इनाम दिया करते थे इम्पॉर्टेंट टाइटल्स दे करके, या इम्पॉर्टेंट टाइटल्स उनको दिया जाता था, एंड गेव देम इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज, और उनको इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज दिया करते थे सेंटर के अंदर। अकॉर्डिंग टू उत्तरा मुर्यर के अकॉर्डिंग, ये जो इंस्क्रिप्शन है उत्तरा मुर्यर, इसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया था उनका कि किस बेस पर उनको मेंबर बनाया जाए विलेज काउंसिल का, वो नीचे दिया गया है कि भाई ये चीजें उनके अंदर होनी चाहिए, तभी वो मेंबर बन सकते हैं विलेज काउंसिल के, अदरवाइज नहीं बन सकते। तो सबसे पहला जो उनका क्राइटेरिया था कि उनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए जिसका वो टैक्स देते हों। दूसरा जो था, दे शुड हैव देयर ओन हाउसेज, उनके अपने मकान होने चाहिए। दे शुड हैव वेल वर्स्ड इन वेदास, उनको वेदा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, और उनकी जो एज है वो 35 से 70 ईयर की होनी चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए। दे शुड बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होने चाहिए, और साथ साथ में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। और दोज हु हैव बीन इन कमिटीज, और ऐसे जो लोग जो कि कमिटीज के अंदर पिछले 3 साल से हैं वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते थे। और साथ साथ में ऐसे लोग नॉट सबमिटेड देयर एंड देयर, वो ना तो खुद सबमिट कर सकते थे ना उनके रिलेटिव सबमिट कर सकते थे। अकाउंट कुड बी बिकम मेंबर, मतलब जिनके अकाउंट्स वगैरह थे तो वो मेंबर्स नहीं बन सकते थे। तो ये तो था कि कौन कौन बन सकता था मेंबर, कौन कौन नहीं बन सकता था। देन अब आता है आपका ग्रांट एंड पेमेंट्स। ग्रांट मतलब होता है दान करना। तो जो चोला रूलर्स हुआ करते थे वो ग्रांटेड लैंड, वो जमीनों को दान किया करते थे रॉयल ऑफिसर्स को, ब्राह्मण्स को, टेम्पल्स को, जो टेम्पल्स हैं उनको भी दान करते थे जमीन, एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और जो दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको। जो ब्राह्मण्स को जमीन दान दी जाती थी उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था, एंड दीज वर रेंट फ्री। और ये जो ब्रह्मदेव हुआ करता था वो रेंट फ्री होता था, मतलब उनको टैक्सेस नहीं देने होते थे। दीज ब्रह्मदेव लैंड वर लुक्ड आफ्टर बाय द सभा, और उसका ध्यान कौन रखता था? सभा रखती थी, सभा में ब्राह्मण्स आते थे। द टेम्पल्स आर सेड टू हैव बीन लार्जेस्ट लैंड होल्डर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। और जो टेम्पल्स थे जो कि बड़े बड़े लैंड होल्डर्स के अंडर में हुआ करते थे चोला पीरियड के दौरान, ऑफन एंटायर विलेजेस वर गिफ्ट टू टेम्पल। तो पूरा का पूरा गांव जो था वो टेम्पल्स को गिफ्ट में दे दिया जाता था। दीज वर रेफर्स टू देवा देना। तो इसको क्या बोलते थे? देवादान। देवादान मतलब देव को दान करना, तो देवादान के नाम से जाना जाता था। लैंड इनोटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ऐसी लैंड जो कि डोनेशन में दी जाती थी जैन इंस्टीट्यूशन को, वॉज रेफर टू द पल्ली चंदनम, उसको पल्ली चंदनम के नाम से जाना जाता था। और वेल्लन वेगई वॉज द लैंड, वेल्लन वेगई ऐसी लैंड थी जो कि नॉन ब्राह्मण इंडिविजुअल्स को दी जाती थी, जैसे कि जो मेंबर्स थे वल्ला कास्ट के उनको। शाला भोग जो थे ये ऐसी लैंड थी जो कि मेन जो स्कूल को डोनेट की जाती थी स्कूल के मेंटेनेंस के लिए। तो ये तो था कौन कौन से वो लोग चीज दान किया करते थे। देन फिर आता है आपका कल्चर, चोला आर्ट एंड टेम्पल्स। तो कल्चर में इनका चोला आर्ट्स एंड टेम्पल्स आता है कि कैसी उनकी आर्ट्स हुआ करती थी चोला पीरियड के दौरान और किस टाइप के उनके टेम्पल्स होते थे। तो चोला रूलर्स बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स, जो चोला शासक थे उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए थे। द टेम्पल्स बिल्ड बाय राजा राजेंद्र चोला। और जो टेम्पल्स जो मंदिर राजा और राजेंद्र चोला ने बनवाए थे वो बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे टेम्पल आर्किटेक्चर के। द चोला पीरियड ऑल्सो सॉ एक्सीलेंस इन द मेकिंग ब्रॉन्ज इमेज। और जो चोला पीरियड के दौरान बहुत ही अच्छे ब्रॉन्ज के इमेजेस देखने को मिलते थे या बनाए जाते थे उस समय, मोस्टली खासकर कि देवी और देवताओं के। तो गॉड मतलब देव होता है, देवता, और गॉडेस मीन्स देवी। द नटराजा स्कल्पचर वॉज क्रिएटेड, और जो नटराजा की मूर्ति है वो भी इसी दौरान बनाई गई थी। इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडियन क्राफ्ट। तो जो नटराजा टेम्पल है उसको बहुत ही अच्छा फाइनेस्ट स्पेसिमेन माना जाता है इंडियन क्राफ्टमैनशिप का। तो ये नटराजा की फोटो दिखाई दे रही है इसमें। द टेम्पल वर नॉट जस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप। मंदिर जो थे वो केवल पूजा का ही स्थान नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? वो हब थे,
हब में मतलब बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। और जो मंदिर है उससे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जिंदगी जुड़ी हुई हुआ करती थी। द कंस्ट्रक्शन एंड अनकीप ऑफ द टेम्पल, और जो कंस्ट्रक्शन है या उसका रख रखाव है टेम्पल्स का, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट किए गए थे। मतलब उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे कि वेरियस आर्टिस्ट हुआ करते थे, या क्राफ्टमैन होते थे, या स्कल्पचर्स, मूर्तिकार होते थे, या पुजारी, म्यूजिशियंस, गायक, डांसर, नृतक एंड फ्लावर सेलर्स, फूल बेचने वाले, कुक एंड सो ऑन। बहुत सारे लोग टेम्पल से जुड़े हुआ करते थे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। टेम्पल्स वो बिल्ड ऑन टैक्स फ्री लैंड। जो मंदिर होते थे वो टैक्स फ्री लैंड पर बनाए जाते थे, और जो पुजारी था वो मंदिर में जो पैसे दान दिए जाते थे उसको वो यूज करता था फ्रॉम दिस लैंड फॉर मेंटेनेंस, जिससे कि उसको वो यूज करता था टेम्पल के मेंटेनेंस के लिए, उसको उसके रख रखाव के लिए, एंड टू पे द वेरियस पीपल एसोसिएटेड, और बहुत सारे जो लोग उस टेम्पल से जुड़े थे उनको देने के लिए। कार्नेटिक म्यूजिक, और जो कार्नेटिक म्यूजिक ये ओरिजिनली बिगन हुआ था साउथ इंडियन टेम्पल के अंदर, एज डिड द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ भरतनाट्यम। और जो क्लासिकल डांस था भरतनाट्यम वो भी इन्हीं टेम्पलों से निकला है। डांसिंग गर्ल, जो नृत्यकी जिसे बोला जाता था, डांसिंग गर्ल मतलब नृत्यकी, नृत्य करने वाली, डांस करने वाली, जिसे कि देवदासी के नाम से जाना जाता था, लर्न एंड परफॉर्म इन द टेम्पल। उसका जो देवदासी थी वो टेम्पल के अंदर ही रहती थी, उसको अपना सारा जीवन देवताओं को समर्पण करना होता था, या मंदिर से जुड़े लोगों को उनकी देख रेख में अपना समय निकालना होता था, और साथ साथ में वो डांस करती थी मंदिर में, तो उनको देवदासी कहते थे। स्कूल एंड हॉस्पिटल्स ग्रू अराउंड द टेम्पल्स, और टेम्पल्स के पास में स्कूल और हॉस्पिटल्स भी हुआ करते थे। पीपल हु हेल्ड मीटिंग देयर, और जो लोग थे वो मीटिंग भी किया करते थे। लाइफ द सेंटर अराउंड द टेम्पल, इस प्रकार से जो जिंदगी थी वो टेम्पल के चारों ओर ही सेंटर हुआ करती थी। मेन सेंटर टेम्पल हुआ करता था, और टेम्पल के चारों ओर लाइफ हुआ करती थी। चोला इंस्क्रिप्शन, चोला इंस्क्रिप्शन मतलब जो भी चोला पीरियड के दौरान जो कुछ लिखा जाता था, या दीवारों के ऊपर या कॉपर प्लेट्स के ऊपर, वो इंस्क्रिप्शन कहलाते थे। और हमें इन इंस्क्रिप्शन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। कॉपर प्लेट्स के अंदर जो कॉपर प्लेट्स हेल्ड टुगेदर बाय अ रॉयल सील, कॉपर प्लेट्स के साथ साथ जो रॉयल सील होती थी हैड इंस्क्रिप्शंस, उसमें इंस्क्रिप्शंस दिया होता था रिगार्डिंग द ग्रांट बाय द रूलर, कि जो शासक है उसने किस किस को दान किया है। एंड दे कंटेन डिटेल, और इसके अंदर डिटेल मिलती थी, लाइक जेनेलॉजी ऑफ द रूलर, की जेनेलॉजी ऑफ रूलर, रूलर के क्या जेनेलॉजी हुआ करती थी, या संस्कृत वर्सेस, संस्कृत वर्सेस मतलब होता दोहे, तो संस्कृत के दोहे, और ऐसे दोहे जो कि देवता और देवियों की तारीफ में लिखे जाते थे। डिटेल ऑफ द ग्रांट, और जो डिटेल हुआ करती थी ग्रांट्स की, मतलब जो जो दान उन्होंने किया उसकी डिटेल होती थी। वेदर इट बी लैंड, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो, मतलब कि जेवर हो, या फिर कैटल हो, कैटल मतलब जो मवेशी वगैरह हो। थॉरो इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दीज सोर्सेज, और इनके इन्वेस्टिगेशन जब किए जाते थे इन सोर्सेज के, रिवल अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी इतिहासकारों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके अलावा कॉपर प्लेट्स, इंस्क्रिप्शंस, वी ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे वॉल ऑफ टेम्पल, टेम्पल की दीवार पर। दे रिकॉर्डेड वेरियस इवेंट्स, और वो अलग अलग इवेंट्स को रिकॉर्ड किया करते थे, जैसे कि फंक्शन ऑफ विलेजेस, विलेज असेंबली, क्राफ्ट, ट्रेड गिल्ड्स एंड गिफ्ट मेड बाय द रॉयल्टी। तो जो भी गिफ्ट रॉयल्टी के थ्रू दिए जाते थे, या उनके, या वो लोग जो ट्रेड गिल्ड्स वगैरह होते थे, और इन्होंने जो कुछ भी दिया है या उनको गिफ्ट मिले हैं रॉयल्टी के थ्रू, वो सारी जानकारी जो थी वो टेम्पल्स की दीवारों पर लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द इंस्क्रिप्शन ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल के अंदर जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो ये बताता है कि द एरिया कॉन्क्रेट बाय द राजा राजा,
राजा ने जो एरिया जीता था, हिज टाइटल एंड गिफ्ट मेड बाय हिम, और इससे उसको टाइटल मिला और गिफ्ट मिला। द रॉयल लेडीज टू द टेम्पल्स एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी जो रॉयल लेडीज थी टेम्पल को, और साथ साथ में बहुत सारी जो चीजें थी वो उनको दी गई। तो ये तो था पूरा आपका चोला एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, चोला टेम्पल, चोला इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। अब जो है आपका केस स्टडी जो है आपकी चोला से रिलेटेड, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको बताया उसे आपको पढ़ना है। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।